हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आप सभी का अल्फा मेंटर्स के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। क्लास 10th स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट किया है आपने सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में आपको सभी बेसिक्स एरियाज और वॉल्यूम्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं सॉलिड्स के वो एक्सप्लेन किए गए थे। वो फॉर्मूलाज सारे आप अपने नोट्स में लिख चुके हैं और आपसे ये कहा गया था कि नेक्स्ट क्लास जब आप अटेंड करें तो उससे पहले वो सारे फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। एंड आई होप आपने लर्न किए होंगे। लेकिन मैं भी ये भी समझता हूँ कि बहुत कंफ्यूजिंग होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर फॉर्मूलाज बार बार प्रैक्टिस करके भी, क्वेश्चन के साथ भी अगर बार बार 1 टाइम 2 टाइम्स देखते हैं, रिवाइज करते हैं, लिखते हैं, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ भी फॉर्मूलाज याद होते रहते हैं। कई बार एक साथ पूरा लर्न करने में भी याद नहीं होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो जो फॉर्मूलाज काम में आता है वहां वहां पे वो फॉर्मूला, वो एक्सप्रेशन आपको यूज करना है। एरिया और वॉल्यूम के बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको ये एक्सप्लेन किया गया था कि एरियाज हमेशा आपके सरफेसेस के जो एरिया होते हैं उन सबका सम करने पे आपके किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया आएगा, और वॉल्यूम जो पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई होता है वो आपके वॉल्यूम पे बेस्ड कैलकुलेशन होता है। तो स्टार्टिंग क्वेश्चंस अपने एरिया पे बेस्ड करेंगे और जब बाद में क्वेश्चन करेंगे वो आपके वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। क्लियर? एरिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यूज करनी है वो ये है कि जब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एरिया निकालते हैं तो यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले ही बताया था कि क्लास 10th के अंदर जो क्वेश्चन अपने को स्टडी करने हैं वो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन से, कभी भी एक सिंगल सॉलिड का क्वेश्चन ही नहीं होगा। हमेशा एक सॉलिड के साथ दूसरा सॉलिड कंबाइंड होगा, चाहे वो एक्सटर्नली माउंट कर रखा हो चाहे इंटरनली उसमें से कट किया हुआ हो। हमेशा हर ऑब्जेक्ट के अंदर दो सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन पे ही क्वेश्चन बनेगा। तो उन दोनों सॉलिड्स के कॉम्बिनेशंस को ऑब्जर्व करते हुए आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर किस कंडीशन में टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए कौन कौन से सरफेसेस का एरिया आपस में प्लस करना होगा। क्योंकि जब भी दो ऑब्जेक्ट आपस में चाहे एक्सटर्नली माउंटेड है चाहे इंटरनली कट आउट है, उनके एरिया में कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। ये ध्यान रख लेना, सॉलिड्स के एरिया में कभी भी सब्ट्रैक्शन नहीं होता है। ये नहीं होगा कि कभी टीएसए ऑफ सॉलिड में से कभी दूसरे का सीएसए या दूसरे का टीएसए माइनस कर दो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं। एरिया माइनस का रूल हमेशा सिर्फ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में लगता है। जैसे मैं बहुत बार आपसे कहता हूं कि अगर कोई ये स्क्वायर फेस है, अगर कोई ये स्क्वायर फेस है और स्क्वायर फेस में से अगर मैक्सिमम डायमीटर का सर्किल कट करते हो, किसी भी स्क्वायर फेस में से अगर मैक्सिमम डायमीटर का सर्किल कट करते हैं तो मैक्सिमम डायमीटर जो सर्किल का पॉसिबल होता है वो स्क्वायर का साइड होता है। ऐसा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में भी अपने किया है। यस और नो? कि सर जब भी किसी स्क्वायर के अंदर किसी सर्किल को इंस्क्राइब करते हैं तो मैक्सिमम डायमीटर क्या पॉसिबल है उस सर्किल का, दैट इज इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो जो ये डायमीटर साइड ऑफ स्क्वायर है तो इस रिमेनिंग ऑब्जेक्ट में एरिया कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर में से एरिया ऑफ सर्किल को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। ऐसी कोई सिचुएशन अगर किसी फेस पे आएगा तब तो जरूर अपने सब्ट्रैक्शन करेंगे। बाकी सॉलिड्स के एरियाज हमेशा ऐड ही होते हैं, कभी भी उनमें सब्ट्रैक्शन का रूल अप्लाई नहीं होता है। So without wasting the time, let's start with the first question of the today class. और सारे फॉर्मूलाज आपने लिखे हुए कॉपी में, उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। So here it is the question number 1 on your screen. The question statement is Rashid got a playing top that is called Lattu. Playing top का नेम जिसको अदर फॉर्म में आप लट्टू कह सकते हैं, as his birthday present which surprisingly had no color on it. इसमें कोई भी कलर नहीं है। He wanted to color it with his crayons. Crayons मतलब जो उसके पास कलरिंग ऑब्जेक्ट होता है उससे उसको कलर करना है। अब देखिए ऑब्जेक्ट का शेप क्या है, द टॉप, टॉप का मतलब लट्टू। द टॉप इज द शेप लाइक अ कोन surmounted by a hemisphere, see in figure. तो फिगर में अभी आपके सामने बोर्ड पे बनाऊंगा क्योंकि एग्जाम में फिगर गिवन नहीं होता है। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में फिगर खुद को ड्रॉ करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में। तो ऑब्जेक्ट का फिगर बना लेंगे। द एंटायर टॉप इज हाइट 5 सेंटीमीटर and the diameter of the top is 3.5. टॉप का हाइट है 5 और टॉप का डायमीटर है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर। आपको वो एरिया फाइंड आउट करना है जिसको उसको कलर करना है। तो देखिए ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट आपका टॉप है और टॉप में क्लियर बोला हुआ है क्या, कौन किस पे माउंटेड है, कौन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, कौन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। मतलब बेस में जो आपका ऑब्जेक्ट है, बेस में जो आपका ऑब्जेक्ट है वो तो कोन है और कोन के ऊपर किसको सर माउंट किया गया है, हेमिस्फीयर। प्लेन टॉप के अंदर कोन के ऊपर किसको माउंट किया गया है, हेमिस्फीयर। क्लियर है ये बात? इस फेस को थोड़ा सा सर्कुलर फेस को और स्मॉल बना देते हैं।
तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, टॉप है, लट्टू है, जिसमें कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, कोन के ऊपर हेमिस्फीयर को सरमाउंट किया गया है, ठीक है। अलग अलग जब कुछ रेडियस नहीं है इसका मतलब कंफर्म है कि दोनों ऑब्जेक्ट का रेडियस सेम है, और जब डिफरेंट होगा तो क्वेश्चन में अलग अलग उनका वैल्यूज देगा, कंफर्म है। अच्छा, सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि टोटल हाइट जो है टॉप का, तो टोटल हाइट में सब कुछ इंक्लूड करना होगा। टोटल हाइट कितना लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट आपके टॉप का 5 सेंटीमीटर है, मार्क कर दिया मैंने यहाँ पे। और डायमीटर कितना है आपका, डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ टॉप जो है वो आपका है 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर है पॉइंट, डायमीटर ऑफ टॉप कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो एक तो पहला पॉइंट ये हो गया कि अच्छा, डायमीटर टॉप अगर 3.5 है तो रेडियस कोन का और रेडियस हेमिस्फीयर का दोनों का सेम होगा। तो पहले रेडियस एक्सप्रेशन लिखते हैं, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 2, डेसिमल हटा के 0 लगाया, 7/4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स की अपनी अपनी चॉइस होती है, कोई फ्रैक्शन में करता है, कोई डेसिमल में कैलकुलेशन करता है। तो मैंने डेसिमल को रिमूव कर दिया और वैल्यू आ गया रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर का 7/4 सेंटीमीटर, जिसको आप जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस को। दोनों का रेडियस सेम है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन में टोटल हाइट दे रखा है, टोटल हाइट ऑफ टॉप। तो टोटल हाइट ऑफ टॉप वैसे 5 सेंटीमीटर है, लेकिन एक्चुअल जब फॉर्मूला कैलकुलेशन करते हैं तो टोटल हाइट नहीं चाहिए, हाइट सिर्फ चाहिए होता है किसका, कोन का। तो एक बार बताइए कि सिर्फ अगर कोन का हाइट अगर कैलकुलेट करना है तो कोन का हाइट जो कैलकुलेट होगा वो वैल्यू में कितना आएगा। तो टोटल हाइट अगर 5 है तो देखिए दो चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसमें हाइट का मतलब उसका डायमीटर होता है, और कोई अगर हेमिस्फेरिकल कभी भी ऑब्जेक्ट आता है तो हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट में हाइट का मतलब उसका रेडियस होता है। ये सिंपल से एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, समझना है कि हेमिस्फीयर के अंदर हाइट का मतलब रेडियस होता है और स्फीयर में हाइट का मतलब उसका डायमीटर होता है। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो इसके हाइट जो है वो उसके रेडियस के इक्वल होगा जो कि 7/4 है। तो जब हाइट ऑफ कोन निकालेंगे, हाइट ऑफ कोन दैट इज h, तो हाइट ऑफ कोन h इज इक्वल टू 5 - 7/4। यस और नो। देखिए एलसीएम और वो कैलकुलेशन आप सीधा समझ सकते हैं कि 5 4 जा 20 - 7/4, तो जब अपॉन में कुछ भी नहीं होता तो 1 ही होता है। 1 और 4 का एलसीएम 4, 4 5 जा सीधा 20 - 7 दैट इज द वैल्यू 13/4 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास में 13/4 आ गया। क्लियर वैल्यू बेटा, हाइट ऑफ कोन आपके पास में आ गया 13/4 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे जरूरत है कि रेडियस आ गया, हाइट आ गया, लेकिन जब इस ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, क्वेश्चन में पूछा है ना फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, तो कितने एरिया पे कलर होगा, तो कलर कहां पे होगा, इस पूरे टॉप के हेमिस्फेरिकल पोर्शन पे और इस पूरे टॉप के कॉनिकल पोर्शन पे। उसमें भी कौन सा पोर्शन, सिर्फ अंदर से सर्कुलर पोर्शन तो आएगा नहीं, क्योंकि पेंट जो होगा, कलर जो होगा वो बाहर वाले ऑब्जेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि अंदर तो सर्कल से दूसरे को क्या कर चुके हैं, हेमिस्फीयर पे जब कोन को माउंट किया तो सर्कुलर पार्ट विजिबल नहीं होगा, सिर्फ कर्व्ड पार्ट पे पेंट होगा, सीएसए ऑफ कोन और सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। अब सीएसए ऑफ कोन का जो फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो होता है पाई आर एल। इसका मतलब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले स्लैंट हाइट निकालना है, तो स्लैंट हाइट, तो उसके लिए फॉर्मूला उसका लगाना पड़ेगा, और ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है बहुत, क्योंकि स्लैंट हाइट निकालना कोई आसान काम नहीं है रूट के अंदर। स्लैंट हाइट एल इज इक्वल टू √r² प्लस h²। तो पूरा ये कैलकुलेशन पहले परफॉर्म करते हैं, एल इज इक्वल टू √r²। r तो है आपके पास में 7/4 और h है आपके पास में 13/4। तो देखिएगा कैलकुलेशन ध्यान से, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 16, 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 60, L इज इक्वल टू √16 आपके पास में एलसीएम आ जाएगा। तो 49 प्लस 69 को डायरेक्ट ऐड कर रहा हूं क्योंकि दोनों का एलसीएम पार्ट 16 है। 9 9 जा 18, कैरी 1, 11, 11 का 1, 218। अब 218 के अंदर अंडर रूट के अंदर तो 218 रख देते हैं और 16 का रूट कंप्लीट कितना आ जाता है, 4। तो पहले अपने को रफ के अंदर क्या करना है, एग्जाम के अंदर रफ के अंदर पहले 218 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर नहीं है। 218 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा
तो अपने को पता है जब परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो डेसिमल्स के बाद में तो कितने भी डिजिट तक आ सकता है, तो अपने 1 या 2 डिजिट पे राउंड ऑफ करके पहले √218 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो जो भी वैल्यू आएगा उसमें 4 से अपने को डिवाइड करना है। तो देखिए मैं आपको आइडियाज बताता हूं कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को लॉन्ग डिवीजन मेथड से ये कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो 218 में 18 का पेयर और 2 का पेयर, क्लियर है। अभी तो फिलहाल इस मेथड सीख के फिर शॉर्टकट भी बताऊंगा डायरेक्टली 3 डिजिट्स में डेसिमल्स नंबर्स को कैसे डायरेक्ट निकाला जाता है। तो 218 अगर है तो 2 स्टेप्स पहले क्या बनेगा, 1 1 जा 1, क्योंकि स्क्वायर ऑफ 1 जो होता है वो 2 से कम होता है। 1 + 1 2 हो गया, 2 - 1 118। अब नेक्स्ट 2 के साथ एक ऐसा डिजिट पुट करना है जिसका प्रोडक्ट उसी से करने पे 218 से कम आए। तो 218 से कम में एक बार 5 से ट्राई करते हैं। तो 5 से करने का मतलब तो ये हो गया कि 2 के साथ अगर 5 रखा है तो फिर उसको 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 25 5 सा 125 ग्रेट हो जाएगा। इसका मतलब कितने टाइम सेटिस्फाइड होगा, 4 टाइम। तो 24 को 4 से किया कितना आ गया, 96 आया। ध्यान से सुन लेना, आप लोगों को स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट करना आता नहीं है। 1 + 1 2 वैल्यू हो गया। अब एक ऐसा डिजिट पुट करके सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 के साथ 4 रखा है तो 4 से मल्टीप्लाई, 5 रखा है तो 5 से मल्टीप्लाई। तो 24 का 4 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 4 जा 16, 16 का 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 + 1 96। तो 24 + 4 तो कितना आ गया, 24 + 4 28 आ गया। 8 - 6, 8 में से 6 गया 2 हो गया, 11 - 9 2 हो गया, 22 आ गया। तो अब आपको डेसिमल यूज करना होगा। डेसिमल यूज करेंगे 2200 आएगा, क्लियर है। अब 2200 जब आएगा तो वैल्यू में जब 28 के पास में एक ऐसा डिजिट पुट करोगे जिसका 2800 या उससे कम या ज्यादा, मतलब उससे कम रखना है। तो सिंपल सी बात है, अगर ट्राई करते हैं तो अप्रोक्स अगर आप देखते हो तो 28 में मैं रफली पहले आपको सब उधर 7 से मल्टीप्लाई करके बताता हूँ रैंडमली, देखते हैं कि कितना आता है। 7 7 जा, देखिए 28 के साथ डिजिट ऐसा रखना है कि उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 7 जा 49 का 9 कैरी 4 हो गया, 8 7 जा 56 + 4 60 का 6 हो गया, 7 2 जा 14 + 6 2009। मतलब 7 टाइम में 2200 से कम आ रहा है। और अगर मैंने 8 पुट किया तो वैसे तो देखिए इधर मेरी बात ध्यान से सुनेगा, एक बार इसको भी चेक करके बताता हूं। अगर 228 × 8 वैल्यू पुट करता हूं तो 8 8 जा 64 का 6, 8 8 जा 64, 64 + 6 77, 8 2 जा 16 + 1, 8 2 जा 16, 16 + 7 23। इसका मतलब वैल्यू आपको समझ में आ रहा है कि क्या बन रहा है। रिक्वायर्ड था 2200 और 8 में कितना आ रहा है, 2304 आ रहा है। तो इसका मतलब एक्चुअल देखे तो 7 से सेटिस्फाइड होगा, लेकिन क्योंकि अपने को पता है कि ये डेसिमल के अंदर वो स्क्वायर रूट है जिसका कोई टर्मिनेटिंग आंसर नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सप्रेशन पे जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में स्क्वायर रूट के आंसर्स कैसे निकालने हैं वो ध्यान से देखिएगा। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग पे जाएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर हमेशा वही होता है। तो पॉइंट ये है यहाँ पे कि ये तो ऐसे चलता ही रहेगा। तो अपने को ये देखना है कि 7 से इतना आ रहा है और अगर 8 लेते तो नियर अबाउट, इसका मतलब ये हुआ कि 7 लेके अगर मैं नेक्स्ट डिजिट पे जाऊंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, 7 टाइम सेटिस्फाइड हो रहा है, वैल्यू पुट किया, माइनस किया, फिर जो नेक्स्ट डिजिट आएगा फिर लिखेंगे, फिर आगे प्रोसेस को अगर फॉलो करेंगे तो नो डाउट 7 के जो नेक्स्ट डिजिट आएगा वो 5 या 5 से ग्रेटर जाएगा, ये कंफर्म है। क्यों जाएगा 5 या 5 से ग्रेटर, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 8 के नियर अबाउट था, इससे काफी कम है। 2200 में 200 का डिफरेंस देख लो 2000 का, और 2200 से 2300 का डिफरेंस देख लो। तो नो डाउट एक आइडिया लग जाता है क्या कि 7 के बाद जो नेक्स्ट डिजिट जाएगा वो 5 या 5 से ग्रेटर जाता है। तो 7 के बाद जब नेक्स्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर जाएगा तो आपको क्या करना है, वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको इसी स्टेप में राउंड ऑफ कर दो। आप इसको इसी स्टेप में राउंड ऑफ कर दो तो 14.7 फिर समथिंग जो भी कुछ होगा वो राउंड ऑफ करके कितना लिखा जाएगा, 14.8। हाँ, अगर यहाँ पे 1 2 3 होता तो फिर कोई चांसेस नहीं है कि आगे राउंड ऑफ होगा। तो इसलिए मैं आंसर में 14.7 समथिंग नहीं लिख के उसका राउंड ऑफ डायरेक्टली क्या लिख रहा हूँ, ये कैलकुलेशन आपके सामने, चाहो तो रफ वर्क में नोट कर लेना। देखिए इधर L = अंडर जो 218 है इसका अप्रोक्स वैल्यू मैं लिखूंगा 14.8। और 14.8 लिखने का मतलब ये बिल्कुल मत सोचना कि ये कोई एग्जैक्ट रूट का वैल्यू है, जो भी स्लैंट राइट आएगा वो अप्रोक्स ही आएगा। तो 14.8 में 4 से डिवाइड किया, अब देखना 14.8 में मैं फिर कह रहा हूं 218 का 14.8 एक अप्रोक्स वैल्यू है। 7 समथिंग कुछ आता था तो मेरे को 2 डिजिट लेने में बहुत टाइम यूज करना पड़ेगा,
तो जो 7 समथिंग जो भी आएगा तो 7 को मैंने राउंड ऑफ करके 8 बना दी। और कई बच्चे कहते हैं सर 7 को 7 लिखोगे तो कोई बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ता है डेसिमल्स में बस, लेकिन राउंड ऑफ कर देते हो तो एक खुद की सिक्योरिटी हो जाती है कि हाँ मैंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू सही ली है। तो 14.8 में 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 12 हुआ, तो 4 3 जब 12 होगा तो पीछे 2 बचेगा, 28 आया, तो 28 में 4 7 28। अब ये पूरा डिवाइड जरूर हो रहा है 3.7, लेकिन ये 3.7 सेंटीमीटर लिख के और ब्रैकेट में आपको अप्रोक्स ही लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना। बात समझ में आ गई? अगर आप 14.7 लेते, मेरी बात सुन लो, 14.7 समथिंग कुछ भी लेता तो क्या होता, 4 3 12, पीछे 2 बचता, 27 होता, 27 पूरा डिवाइड नहीं होता, क्या करते 6 4 24, पीछे 3 बचता, फिर अगर कोई डिजिट होता तो भी ठीक है, नहीं होता तो भी 0 लगाते। 30 में 4 7 20 है, तो 3.6 समथिंग अगर कुछ आता तो फाइनली, क्योंकि डेसिमल के 2 प्लेस तक अगर स्लैंट टाइप लेंगे तो क्यों कैलकुलेशन को टफ करना, जब आंसर आएगा अप्रोक्स ही उसको डेसिमल के 1 डिजिट में अप्रोक्स करो ना, क्यों 2 डिजिट तक जाना है। इसलिए ये कैलकुलेशन प्रेफर कर रहा हूं मैं यहाँ पे कि स्लैंट हाइट जो आपका है वो 3.7 सेंटीमीटर वैल्यू में कैलकुलेट हो रहा है, ये भी अप्रोक्स है, ध्यान रखिएगा। तो स्लैंट हाइट जब 3.7 सेंटीमीटर कैलकुलेट हो रहा है तो अब देखिए मेन कैलकुलेशन तो स्टार्ट ही अब होगा, अभी तक तो सिर्फ कोन का स्लैंट हाइट कैलकुलेट हुआ है। अब अपने मेन, और ये इसीलिए पहला क्वेश्चन इस लेवल का लिया है ताकि आप इस बेसिक प्रॉब्लम को समझ पाए, और जब परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर है तब इतनी प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको और मेरे को समझाने में समझने में। तो स्लैंट हाइट का अप्रोक्स वैल्यू इतना हो गया। अब अपने को क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, तो अपने कैलकुलेशन में यही करेंगे ना बेटा, रिक्वायर्ड एरिया, जितने एरिया पे कलर करना है उसके लिए एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे, CSA ऑफ कोन, क्योंकि दोनों पोर्शन में CSA ही यूज होगा, CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, कोन का CSA और हेमिस्फीयर का CSA। तो पहले तो अब वही वाली बात है कि अब यहां से जिसको फॉर्मूला याद नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो CSA ऑफ कोन पाई आर एल यूज करते हैं और CSA ऑफ हेमिस्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर स्फीयर का होता है, तो हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का पाई सेम है, तो कैलकुलेशन करने के लिए पाई आर कॉमन ले सकते हैं, और जहां तक पॉसिबल हो अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेना ही है हमेशा आपको। क्वेश्चन में अच्छे से देखिएगा, पाई का वैल्यू कितना लिखा हुआ है, 22/7 लिखा हुआ है, पाई 22/7। रेडियस अभी आपने कैलकुलेट किया था, मैंने रफ कर दिया था, 3.5 का हाफ 20 आया था, पॉइंट हटा के 7/4, यस और नो, ये रहा रेडियस वैल्यू 7/4। ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में एल वैल्यू, स्लैंट हाइट डेसिमल में निकाल चुके हैं 3.7 प्लस 2 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू कितना है, रेडियस वैल्यू ये रहा, वापस से 7/4 ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे के बाकी सारी कैलकुलेशन को इरेज कर देता हूं स्लैंट हाइट का। अब देखिए जो मेन कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि 7 से 7 1 टाइम कट हो गया, 24 और 2 11 टाइम कट हो गया, तो ओवरऑल ब्रैकेट के बाहर अगर देंगे तो 11/2 बच रहा है, न्यूमरेटर से 11 बन जाए 11 अपॉन में 2, ब्रैकेट के अंदर 3.7 का 3.7, 2 से 4, तो इंटू 7/4, गलती से भी ऐड मत कर देना, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है बॉड मास के अंदर, ब्रैकेट के अंदर अगर पहले मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो 2 से 4 2 टाइम कट हो गया, अब 7/2 है, 7/2 सबको पता है 3.5 हो गया, तो 11/2 मल्टीप्लाई, हाउ मच इज 3.7 प्लस 3.5, 7.2 हो गया। इसके बाद में 2 से 7.2 आपका 3.6 टाइम कट हो गया, तो 11 इंटू 3.6, 11 6 66, 66 का 6 कैरी 6 33, 33 प्लस 6 39, तो ये जो कलर का एरिया है ये भी आपका आंसर ब्रैकेट में ध्यान रखिएगा अप्रोक्स ही लिखना होगा, क्योंकि स्लैंट हाइट वैल्यू अप्रोक्स है, तो स्लैंट हाइट वैल्यू अप्रोक्स इसलिए क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो 218 था वो अप्रोक्स था, तो स्लैंट हाइट का वैल्यू अप्रोक्स हुआ राउंड ऑफ होके, स्लैंट हाइट जब अप्रोक्स है तो इसका मतलब नो डाउट जो एरिया कैलकुलेट होगा वो भी आंसर अप्रोक्स में ही आएगा, और पॉइंट के बाद में अगर कुछ माइनर वेरिएशन आता है तो भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अप्रोक्स इतना भी अप्रोक्स नहीं होना चाहिए कि 39 की जगह 38 आ जाए, वो वैलिड नहीं होता, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स में कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है, कोन के ऊपर हेमिस्फीयर माउंटेड है, टोटल हाइट रेडियस ये सब कुछ देखते हुए जो रिक्वायर्ड एरिया है जिसपे अपने को पेंट करना है, और रिक्वायर्ड एरिया हमेशा उसी कैलकुलेशन पे आता है कि जो फेसेस आपके स्ट्रक्चर में है वो सारे फेसेस के एरिया को प्लस करोगे तो वो आपके पास में टोटल सरफेस एरिया बनाएगा। सब सारे फेसेस का मतलब, अब कई बच्चे कहते हैं सर ये सर्कुलर फेस क्यों नहीं है, तो आप एक बार बताओगे जब कोन के ऊपर हेमिस्फीयर को माउंट कर दोगे
तो ये सर्कुलर फेस विजिबल थोड़ी होगा, ये तो अंदर के साइड रह गया ना, तो ऑब्जेक्ट तो आउटर वाला काउंट होगा पूरा का पूरा। तो एरिया में सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर और सीएसए ऑफ कोन काउंट होता है। क्लियर है आपका ये क्वेश्चन? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन फॉर्मेट अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं, देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है। सो हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। देखिए क्वेश्चन 2 के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है। अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेन ऑन अ सिलेंडर। तो सिर्फ एक लाइन पढ़ के मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा क्योंकि काफी कुछ वेरिएशंस में आता है, इसलिए ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा कि जैसे ही पढ़ा उसको डायग्राम में रिप्लेस कर दिया, नहीं, क्योंकि आगे देखना पड़ेगा कि दोनों का रेडियस सेम है या नहीं है, दोनों के हाइट में क्या डिफरेंस है, वो सब कुछ देखते हुए काम करना है फिगर के अंदर। तो ये तो पहले क्लियर हो गया कि कोन माउंटेन किया गया है किसके ऊपर, कोन माउंटेन ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। फिगर अभी अपने ड्रॉ करेंगे बोर्ड पे। हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट, पूरे रॉकेट का हाइट 26 है, जबकि कॉनिकल पार्ट का हाइट 6 है, तो 26 में से 6 जाएगा तो सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट 20 आ जाएगा, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद में कॉनिकल पोर्शन का डायमीटर 5 है, कॉनिकल पोर्शन का डायमीटर 5 है, जबकि सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर 3 है। कॉनिकल पोर्शन को पेंट करना है ऑरेंज कलर से और सिलेंड्रिकल पोर्शन को पेंट करना है येलो कलर से। आपसे पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दिस कलर, और पाई लेना है 3.14। सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में है पाई का वैल्यू, क्योंकि अगर गलती से भी फ्लो के अंदर चल गए और पाई 22.7 रख दिया तो वही सब कुछ गलत हो जाएगा। क्लियर है? रॉकेट का ऑब्जेक्ट है तो नो डाउट जो स्ट्रक्चर बनेगा सिलेंडर, सिलेंडर के ऊपर कोन बन रहा है। क्लियर है? वुडन टॉय रॉकेट बन रहा है, पूरा का पूरा सॉलिड ऑब्जेक्ट है। टोटल हाइट दे रखा है, कॉनिकल पोर्शन का हाइट दे रखा है, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट निकल जाएगा। क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों के सर्कुलर पोर्शन की डायमीटर अलग अलग है। कॉनिकल पोर्शन का डायमीटर 5 है, कॉनिकल पोर्शन का डायमीटर 5 है, जबकि सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर 3 है। तो देखिए फिगर कैसे बनता है। तो फिगर बनने के लिए आपके पास में जो कंडीशन है वो मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, देखिएगा ध्यान से। अब ऑरेंज और येलो कलर तो है नहीं, लेकिन मेरे पास ब्लू और रेड कलर जरूर है डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए। ये आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है, क्योंकि वुडन टॉय रॉकेट है तो नो डाउट वुडन टॉय रॉकेट होने की वजह से जो सर्कुलर पोर्शन है सिलेंडर का वो वैसे तो सॉलिड ही होता है, लेकिन सिर्फ सिलेंडर नहीं है, एक्चुअल में सिलेंड्रिकल पोर्शन के साथ साथ इसके टॉप पे कॉनिकल पोर्शन भी, लेकिन कॉनिकल पोर्शन का डायमीटर ज्यादा है, तो कॉनिकल पोर्शन जब इस पे माउंट होगा, कॉनिकल पोर्शन जब सिलेंड्रिकल पोर्शन पे माउंट होगा तो ऑब्जेक्ट आपको पता है किस तरीके से बनेगा। कॉनिकल पोर्शन जब सिलेंड्रिकल पोर्शन पे माउंट होगा तो कुछ इस तरीके का बेसिक स्ट्रक्चर आपके कंडीशन में बनेगा कि ये कोन का सर्कुलर पोर्शन है और ये इस तरीके से इसके ऊपर ये कॉनिकल पोर्शन माउंट किया जाए। करते नहीं है कोई बेस लेके उस पर कोई कैप फिक्स करते हैं ना, तो कैप जो होता है वो क्या होता है, कॉनिकल पोर्शन इस तरीके का ही तो बनता है कॉनिकल पोर्शन। यस और नो? तो ये देखिए ये कॉनिकल पोर्शन जो है सिलेंड्रिकल पोर्शन पे माउंट हुआ है। अब क्योंकि 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट जब 2 डायमेंशन दिखेगा तो सर्कुलर पोर्शन ऑब्जेक्ट में तो दिखाना ही पड़ेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कि जिस सिलेंडर पे आपने कॉनिकल पोर्शन को माउंट किया है तो इसका मतलब तो कंफर्म है कि जब कोई बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर जब किसी स्मॉल ऑब्जेक्ट पर जब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट माउंट करते हो, क्योंकि बड़े ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है कि जो कॉनिकल पोर्शन का सर्किल पार्ट है वो लार्ज है, किससे? सिलेंड्रिकल पोर्शन के सर्किल पार्ट से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिलेंड्रिकल पोर्शन का जो सर्किल पार्ट है वो पूरा का पूरा पेस्ट हो चुका है, पूरा का पूरा क्लोज हो गया, पेस्ट हो गया किसके साथ? कॉनिकल पोर्शन के सर्कुलर पार्ट के साथ। तो इसका मतलब जो विजिबल पोर्शन है वो कॉनिकल पोर्शन और सर्कुलर पोर्शन के बीच में वो सिर्फ ये है जो दोनों सर्कल्स के बीच में बनेगा। यस और नो? जो मैंने ब्लैक मार्कर से रीजन बनाया है ये सिर्फ एरिया में विजिबल होगा, लेकिन जो पोर्शन ब्लू मार्कर से, जो पोर्शन सिलेंड्रिकल पोर्शन का ब्लू मार्कर से बनाया गया है वो उस रेड पोर्शन के साथ कवर हो जाएगा। अगर 3 डायमेंशनल को 2D में रिप्रेजेंट करूं तो मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं कि ये सर्कुलर पोर्शन किसका है? सिलेंडर का है, जबकि इसके बाहर का जो सर्कुलर पोर्शन है ये कोन का है। तो दोनों सर्कुलर पोर्शन के बीच में एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर में बताया था कि 2 सर्कल्स के बीच में जब कुछ रीजन बनता है तो उसका एरिया कैलकुलेट करते हैं किससे? आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस करें। यस और नो? अब देखिए डायग्राम में अगर मार्किंग करते हैं तो टोटल ऑब्जेक्ट का हाइट है आपका एंटायर रॉकेट का 26 सेंटीमीटर। कंप्लीट ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है?
26 सेंटीमीटर है। अब इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट का हाइट में से जो कॉनिकल पोर्शन है, तो उस कॉनिकल पोर्शन का हाइट जो है तो फिगर में रिप्रेजेंट कर देता हूँ, लैंग्वेज में बार बार लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। कॉनिकल पोर्शन का हाइट देख लेते हैं एक बार वापस से, कितना लिखा हुआ है, द हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट इज 6। तो इतना तो सब कुछ पता है कि सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट आराम से निकाल सकते हो लैंग्वेज के अंदर। तो सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट यहाँ से काउंट होगा, ये कितना काउंट होगा, यहीं पे लिख देता हूँ 26 माइनस 6 20 सेंटीमीटर, जो एग्जाम में लैंग्वेज लिख के आप खुद कर सकते हो। 26 माइनस 6 20 सेंटीमीटर, क्लियर। अच्छा, इसके बाद में दोनों पोर्शन का डायमीटर है, तो कॉनिकल पोर्शन का डायमीटर कितना दे रखा है, कॉनिकल पोर्शन का डायमीटर 5 है। तो कॉनिकल पोर्शन का अगर डायमीटर 5 है तो यहां से लेकर यहां तक जो कॉनिकल पोर्शन का रेडियस है, ये देखिए मैं यहाँ पे मार्किंग करके लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखूंगा तो दिखेगा नहीं आपको फिगर में। कॉनिकल पोर्शन का जो रेडियस है वो तो हो गया 5/2 सेंटीमीटर, जो कि रेड मार्कर से मैंने मार्क किया है। और जो आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन है, इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का रेडियस है 3, टोटल है डायमीटर तो 3/2 सेंटीमीटर। तो देखिए मैंने सारे वैल्यूज को डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया। एग्जाम में लैंग्वेज आपको लिखनी है, स्ट्रेस कम है इसलिए मैं लैंग्वेज लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एग्जाम में लैंग्वेज में आपको क्या क्या एक्सप्रेशन लिखना है, आपको सबसे पहले टोटल हाइट 26, हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट 6, सो हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट 26 माइनस 6 20 सेंटीमीटर। उसके बाद में डायमीटर है तो सीधा रेडियस लिख दो, रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट 5/2 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 3/2 सेंटीमीटर। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे मैं रेडियस और हाइट के कुछ एक्सप्रेशन लिख देता हूं ताकि कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं दे। तो ब्लू मार्कर से जो लिख रहा हूँ वो सिलेंडर के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो शॉर्ट में लिख देता हूँ, सिलेंडर के रेडियस को स्मॉल आर से आपने रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज 3/2 सेंटीमीटर, और हाइट को h से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज 20 सेंटीमीटर। फिर सिलेंडर का रेडियस और हाइट ही हो गया। अच्छा, इसके बाद में वैल्यूज एक्सप्रेशन लिखने के लिए जो कॉनिकल पोर्शन है, कोन का जो रेडियस है उसको मैं r' से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अगर तो कोन का रेडियस अगर r' से रिप्रेजेंट हो रहा है, ये काम करते हैं कैपिटल R लिख देते हैं, ज्यादा कंफर्ट रहेंगे। कोन का रेडियस बिग R करके, सिंबल है कुछ भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोन का रेडियस बिग R कर दिया, हालांकि कोन का हाइट लैंग्वेज में कम है, मतलब वैल्यू एक्सप्रेशन में कम है, लेकिन सिंबल कुछ भी ऐड करे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोन के लिए हाइट बिग R और हाइट आपका कैपिटल H हो गया, क्लियर पॉइंट। कोन का हाइट आपका बिग H 6 सेंटीमीटर और कोन का रेडियस कैपिटल R 5/2 सेंटीमीटर, सिलेंडर का रेडियस 3/2 सेंटीमीटर, सिलेंडर का हाइट 20 सेंटीमीटर। अब अपने को दोनों पोर्शन के लिए अलग अलग एरिया कैलकुलेट करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास में कॉनिकल जो पोर्शन है वो तो आपका पेंट होगा किससे, येलो कलर, सॉरी ऑरेंज कलर से। जो कॉनिकल पोर्शन है वो पेंट करना है ऑरेंज कलर से, और जो सिलेंड्रिकल पोर्शन का पार्ट है वो आपको पेंट करना है किससे, येलो कलर से। तो किसी को किसी से पेंट करना हो, सबसे पहले जरूरी है कोन का स्लैंट हाइट। कोन का क्या निकालना, स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले मैं कैलकुलेशन में ये निकालूंगा बेटा, स्लैंट हाइट ऑफ कोन, क्योंकि फॉर्मूला में पाई आर एल लगेगा, जब तक एल नहीं निकालोगे तो कैसे कैलकुलेशन चलेगा। एल इज इक्वल टू अंडर रूट बिग आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एच स्क्वायर, यस और नो। कोन का जो स्लैंट हाइट है वो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो कैपिटल आर वैल्यू आपका 5/2 है, इसको मैं चाहूं तो 5/2 को वैसे चलो 5/2 ही रख देते हैं, वैसे 2.5 भी लिख सकते हैं। 5/2 का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल एच है आपका 6 का होल स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, क्लियर है। तो एल इज इक्वल टू 4 एलसीएम आ गया, तो 25 प्लस 4 एलसीएम आएगा तो 4 1 4 4 6 36 को 4 से 6 4 24 का 4 कैरी 2 4 is 12 144। तो L is equal to अंडर रूट 25 प्लस 149 169 अपॉन 4। दोनों ही नंबर ऐसे हैं जिनका खुद का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, डेसिमल में जाने की जरूरत ही नहीं है। 169 का 13 हो गया, 4 का 2 हो गया, तो जो स्लैंट हाइट है वो आपका बन गया 13/2 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट का वैल्यू 13/2 सेंटीमीटर बन गया, और याद रखना पाई का वैल्यू 3.14 ले। सारी वैल्यूज डायग्राम में मार्क कर रखी है। तो स्लैंट हाइट ध्यान रखना है 13/2 है, तो यहाँ पे मैं फिगर में लिख देता हूँ 13/2 सेंटीमीटर। मेरे को इस पोर्शन को जो कैलकुलेशन पार्ट है उसको रफ करना पड़ेगा, स्पेस नहीं है इसकी वजह से। तो सारे वैल्यूज को मैंने रफ कर दिया, आपने नोट कर लिया होगा। अब बात करते हैं दोनों कलर्स के लिए इंडिविजुअल।
कि कितना कितना पोर्शन कितने कलर से और कितना एरिया ऑफ पेंट रिक्वायर्ड होगा। तो क्वेश्चन में एक बार वापस रीड कर देता हूं, कॉनिकल पोर्शन इज पेंटेड बाय द ऑरेंज कलर। तो अपने ये लिखेंगे एरिया पेंटेड बाय ऑरेंज कलर। तो देखिए पाई का वैल्यू याद रखिएगा 3.14 है, एरिया पेंटेड बाय ऑरेंज कलर। अब देखिए, अब इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि जो एरिया पेंट करना है ऑरेंज कलर से वो कितना है। कॉनिकल पोर्शन तो पेंट करना ही होगा, कॉनिकल पोर्शन मतलब काउंट पार्ट सी से तो कोन आएगा ही आएगा। अगर ये पूरा का पूरा कोन अगर सिलेंडर पे माउंट हो जाता तो बेस कुछ लेने की जरूरत ही नहीं होती थी ये वाला पोर्शन। क्यों? क्योंकि दोनों सर्कल एक दूसरे को माउंट कर देंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे। लेकिन क्योंकि कॉनिकल पोर्शन का रेडियस ज्यादा है तो नो डाउट कॉनिकल पोर्शन के सर्कल पार्ट में और सिलेंडर के सर्कल पार्ट के बीच कुछ स्पेस रहेगा जिसको आपको ऑरेंज कलर से पेंट करना पड़ेगा। तो आपके पास में पता है रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, CSA ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन में से बेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है वो आपका माइनस होगा। अब बेस का मतलब ये नहीं होता, बेस का मतलब दोनों तरफ सर्कल जो है उसी को बेस बोल रहे हैं। समझ में आ रही बात? CSA ऑफ कोन प्लस बेस एरिया ऑफ कोन माइनस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो देखिए पूरा एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, CSA ऑफ कोन में पाई, क्योंकि स्लैंट हाइट तो सिर्फ इसी का होता है लेकिन रेडियस को मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया था फिगर में, तो CSA ऑफ कोन तो हो गया फॉर्मूला पाई आर एल प्लस बेस एरिया ऑफ कोन पाई बिग आर स्क्वायर और जो सिलेंडर का पोर्शन माइनस होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। क्योंकि ये रहा आपके सामने रीजन, दो सर्कल्स के बीच में जो रिमेनिंग एरिया वो कैसे निकालते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का आउटर सर्कल एरिया माइनस आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस करते हैं ना, तो बाय पाई बिग आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा पूरे कैलकुलेशन में पाई को कॉमन ले लेते हैं, पाई को कॉमन लेंगे तो बिग ब्रैकेट के अंदर आर एल प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, पाई का वैल्यू 3.14 बिग ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर इंटू एन, कैपिटल आर आपका कॉनिकल पोर्शन का रेडियस था, यस और नो, स्मॉल और एल जो आपका स्लैंट हाइट है वो आपका है 13/2, ये तो हो गया प्रोडक्ट के अंदर। फिर प्लस का साइन, कैपिटल आर है आपका 5/2 का होल स्क्वायर, स्मॉल आर है आपका 3/2 का होल स्क्वायर। कई बच्चे डेसिमल में कन्वर्ट करके करते हैं, तो कैलकुलेशन देखिए चाहे डेसिमल में करें चाहे फ्रैक्शन में रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन रिड्यूस होना चाहिए। तो 3.14 का 3.14 कुछ कट नहीं हो रहा तो 13/5 जो 65 अपॉन 2 2 जा 4, क्लियर। अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं 5 का स्क्वायर 25/4 और यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं तो 9/4। देखिए कैलकुलेशन कितना आसान हो गया आपके लिए, पूरे एक्सप्रेशन में अगर 4 एलसीएम आएगा तो 65 और 25 तो प्लस होंगे और 9 उसमें से माइनस हो जाएगा, तो 3.14 के साथ मल्टीप्लाई 65 प्लस 25 तो कितना हो गया 5 5 10 10 के साथ में 0 लग के कैरी 1 6 प्लस 2 8 प्लस 1 90 हो गया, 90 में से 9 चला गया कितना बचा 81 अपॉन 4 के टेबल से अगर पूरा का पूरा ये कट करता हूँ डिवाइड तो होगा कंफर्म सी बात, लेकिन आपको अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है वैसे प्रैक्टिस होना चाहिए। देखो 4 1 जा 4, सबसे पहले 3 है, पॉइंट आ रहा है नहीं जाएगा तो पहले 0 पॉइंट लगेगा, ध्यान से देखिएगा 3 में नहीं जाएगा तो पहले डेसिमल लग जाएगा तो उससे पहले 0 आ गया, तो 31 है तो 31 में 4 से डिवाइड, 4 7 जा 28 29 30 31, फिर 3 बचा, फिर 34, फिर 8 4 जा 32, फिर 2 बचा 20, 4 5 जा 20। तो फाइनल आंसर जो आपका बन रहा है वो आ रहा है 0.785 मल्टीप्लाई 81। देखिए इसको मल्टीप्लाई करके जो भी है वो आंसर आप खुद लिख लेना, मैं आंसर कैलकुलेट करने में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ये कंफर्म है 0.785 into 81 जो परफेक्टली आप मल्टीप्लाई करोगे दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर इन द सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द एरिया पेंटेड बाय द ऑरेंज कलर। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ऑरेंज कलर से कॉनिकल पोर्शन पेंट होगा तो कॉनिकल पोर्शन में कॉनिकल पोर्शन का CSA पार्ट प्लस कॉनिकल पोर्शन का जो रिमेनिंग एरिया ऑफ पार्ट है वो पेंट होगा बेस के अंदर। तो उसके लिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, बेस एरिया ऑफ कोन में से बेस एरिया ऑफ सिलेंडर को माइनस कर देंगे। तो ये तो हो गया एक्सप्रेशन ऑरेंज कलर की। अब सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है मल्टीप्लाई करके आंसर खुद लिख लीजिएगा। अब जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है वो आपका पेंट हो रहा है ऑरेंज कलर से, यस और नो, सॉरी ऑरेंज कलर कर चुके हैं, सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो कलर से, तो अपने क्या लिखेंगे
अपने कैलकुलेशन करेंगे येलो कलर के लिए, तो अपने कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या, एरिया पेंटेड बाय येलो कलर। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, जो येलो कलर से एरिया पेंट करना है, ये पूरा सॉलिड सिलेंडर था, लेकिन सिलेंडर का ये सर्कुलर पोर्शन तो कॉनिकल पोर्शन के साथ माउंटेड हो चुका है, तो एरिया में आएगा ही नहीं, क्लोज हो चुका है सरफेस। तो पेंट, क्योंकि ये जब पेस्ट, अब सीधी सी बात है, जब ये वैल्यू इस पे पेस्ट हो गया तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों सरफेस के बीच में कहां से पेंट करोगे, पॉसिबल नहीं है। तो पेंट जो है वो सिलेंड्रिकल पार्ट के सर्कुलर पोर्शन पे और बेस एरिया, वन साइड बेस एरिया आएगा, क्योंकि दोनों बेस होते हैं, तो ये वाला पोर्शन क्लोज है, क्योंकि वुडन टॉय रॉकेट है, CSA प्लस बेस एरिया। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको कैलकुलेशन क्या मिल जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर आप नहीं बताया था क्या, इस कभी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में एरिया माइनस नहीं होता है। तो पिछले क्वेश्चन में बेटा वो 3 डायमेंशनल नहीं था, वो सर्कुलर पोर्शन जो माउंट हो चुका है ना, जिसका एरिया काउंट नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ कॉनिकल पोर्शन का एरिया ले लेते हो, तो पूरे कॉनिकल पोर्शन पे थोड़ी पेंट हो रहा है, पूरे कॉनिकल पोर्शन पे पेंट नहीं हो रहा बेस के अंदर, कॉनिकल पोर्शन के बेस एरिया में सिर्फ उतने पे ही पेंट होगा जो रिमेनिंग है, किससे, जो पोर्शन कांटेक्ट में नहीं आया है सर्कुलर बेस के साथ सिलेंडर के। इसलिए आपको पाई बिग आर स्क्वायर में से पाई स्मॉल आर स्क्वायर को माइनस करना पड़ता है। चलिए कैलकुलेशन फॉर्मूला पुट करते हैं। CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला में कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, CSA ऑफ कोन पाई आर एल, CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। बहुत कॉमन ऑब्जेक्ट है जो कहीं पे भी गलत कुछ करवा देते हैं आपसे। और बेस एरिया ऑफ सिलेंडर में पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई आर आपने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आया 2h प्लस आर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फ्लो में गलती नहीं होनी चाहिए, पाई 22/7 नहीं, इस क्वेश्चन में 3.14 है। आर वैल्यू सिलेंड्रिकल पोर्शन का आर है आपके पास में 3/2, ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई, फिर स्मॉल ब्रैकेट की जरूरत नहीं, अब h है, h ये रहा आपके पास में सिलेंडर का 20 प्लस आर है आपका 3/2। तो ये तो कट होता ही है, कितने टाइम, 1.57, 1.57 का 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अभी 3 7 जा 21 का 1 कैरी 2, 5 3 15 प्लस 2 17 का कैरी 1, 3 प्लस 1 4.71 आ गया ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे सीधा से काम करो, 20 × 2 40 हो गया। अब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो इससे बेटर है ना कि मल्टीप्लाई तो करना ही है, तो आंसर सीधा फ्रैक्शन में रख दो, ज्यादा बेटर है। फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो 3/2 का 1.5 आ गया, तो 4.71 मल्टीप्लाई 41.5, जैसे पहले भी कहा था, मल्टीप्लाई करके जो भी रिक्वायर्ड आंसर है वो आप डेसिमल में कैलकुलेट कर लीजिएगा। अभी 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करूं, टाइम वेस्ट करूं, इसकी कोई नीड नहीं। कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, लास्ट से कैलकुलेशन पूरा करा दिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कैलकुलेशन रिलेटेड टू द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस क्वेश्चन में देखिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पहले लैंग्वेज समझ में आना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक स्टूडेंट को ये आइडेंटिफाई नहीं होता कि कौन सा ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट में माउंट किया गया, फिगर नहीं बनेगा। विदाउट फिगर जो टोटल हाइट, रेडियस, डायमीटर, ये जो भी कुछ लिखता है, जब तक फिगर में मार्क नहीं करोगे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो पहले लैंग्वेज क्लियर होना जरूरी है, उस लैंग्वेज से फिगर फॉर्मेशंस आपको बनाना जरूरी है। फिगर बनने के बाद सारी वैल्यूज को मार्क करके तब जाके आप कैलकुलेशन में परफॉर्म कर पाते हैं। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मुलाज लर्न होने चाहिए। अगर फॉर्मुलाज नहीं है तो चाहे स्टार्टिंग की कैलकुलेशन करो ही मत, आगे जाके वैसे ही प्रॉब्लम आनी है। तो फॉर्मूला तो नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट है और है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर पॉइंट? तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया क्लास के अंदर। नाउ लेट स्टार्ट विद मूव ऑन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट और सेकंड काफी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन कराए हैं, अब एक तो इजी क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि ऐसा नहीं लगे आपको कि सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्टी है कि इस चैप्टर में, ऐसा नहीं है। चलिए, हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन थर्ड इज 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब है जिनका वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं करना, ध्यान रखिएगा। 2 cubes each of volume 64 centimeter cube and join end to end। 2 क्यूब्स को आपने एंड टू एंड ज्वाइन कर रखा है। तो ऐसा तो आपने सुना होगा 9th क्लास में कि 2 क्यूब्स को जब एंड टू एंड ज्वाइन करते हैं तो क्यूबॉइड बनता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा, उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का अगर सरफेस एरिया निकालना है तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि पहले उस क्यूब का साइड निकालना होगा। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है तो नो डाउट साइड भी सेम होगा। लेट साइड ऑफ
ईच क्यूब बी 8 सेंटीमीटर, दोनों क्यूब का साइड 8 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम आपको दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप सबको पता है, वॉल्यूम फॉर्मूला इज ए क्यूब इज इक्वल टू 64, so a cube is equal to 64 is cube of 4, whenever both side cube will be compared, that means a is equal to 4 centimeter, तो दोनों क्यूब का साइड 4 सेंटीमीटर आ गया। when two cubes are joined end to end, then when two cubes are joined end to end, then sides of resulting cuboid are, अब देखिए रफ फिगर में आपको इस तरीके से सिंपल तरीके से समझा सकता हूं कि ये क्यूब है 3 डायमेंशनल में है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट मैं 2 डायमेंशनल में कर रहा हूं, तो इसका साइड 4 आ गया स्टार्ट, इसका साइड 4 आ गया, तो नो डाउट दूसरे का भी साइड 4 है आपका, तो 4 और 4 मिलके कितना हो गया 8 हो गया, तो इसका मतलब जो लेंथ है वो तो हो गया 4 + 4 कितना 8 सेंटीमीटर, क्योंकि आपने इनको एंड टू एंड ज्वाइन किया है, तो लेंथ 8 सेंटीमीटर बनेगा। लेकिन जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड का ब्रेथ है वो तो सेम रहेगा, और रिजल्टिंग क्यूबॉइड का जो हाइट है वो भी आपका सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्रेथ और हाइट में फर्क नहीं आएगा, जब एंड टू एंड ज्वाइन करेंगे तो जो एक्चुअल लेंथ है उसमें आपका जरूर चेंज आएगा, वो आपका बनेगा 4 + 4 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 हाइट 4। अब आपको इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया, इसका मतलब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है आपको। सो व्हाट वी विल राइट, सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में LB + BH + HL, वॉल्यूम दे रखा था, एक्सप्रेशन को सॉल्व किया और उसके बाद में रिजल्टिंग क्यूबॉइड के लेंथ ब्रेथ हाइट है, वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड 2 ब्रैकेट में 8 × 4 + 4 × 4 + 4 × 8, क्लियर है। कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन में अब ये तो सिंपल है ही है, 8 × 4 = 32, 4 × 4 = 16, 8 × 4 = 32, 2 + 6 8 + 2 10, 10 में कैरी 1, 3 3 6 + 2 8, 2 × 18 160 centimeter square. So whenever two cubes are joined end to end, length will be the twice of the cube side of cube and breadth and the height will remain same. So by the formula of the cuboid total surface area, we can find the surface area of the resulting cuboid. तो देखिए ये क्वेश्चन सिंपल था, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन डिफिकल्ट हो ऐसा जरूरी नहीं होता। So let's move on with the next question, question 4, and here it is the question number 4 on your screen. In the question 4, the given statement is a toy is in the form of a cone, radius दे रखा है, mounted on a hemisphere. Cone mounted on a hemisphere मतलब बेस में हेमिस्फीयर है और उसके ऊपर कोन को माउंट कर रखे हैं, ठीक है। Cone mounted on a hemisphere of the same radius. The total height of the toy 15.5. Find the total surface area of the toy. तो इस बार जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा, इस बार के ऑब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस बार जो कॉनिकल पोर्शन है वो माउंट किया गया किस पे, कॉनिकल पोर्शन को माउंट किया गया किस पे, हेमिस्फीयर पे। तो कंडीशन वही है, ये एक तरीके से क्वेश्चन आप समझ सकते हो। इस क्वेश्चन को आपकी प्रैक्टिस के लिए अभी लिखा गया है ताकि मैं इस चीज को वापस एक्सप्लेन कर दे, फिर आप इसका खुद का कैलकुलेशन अपना आप से करेंगे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है जिसमें कोन माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, अब इस टॉय का टोटल हाइट जो आपको पता है फिगर में मार्किंग करना होता है कितना है, टोटल हाइट है आपका 15.5 सेंटीमीटर, क्लियर है। और टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर के साथ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रेडियस कोन का कितना है 3.5, जितना रेडियस कोन का होगा उतना ही रेडियस किसका होगा, हेमिस्फीयर का। और ये अपने को पता है कि टोटल हाइट में से जब हेमिस्फेरिकल पोर्शन के रेडियस को माइनस करते हैं तो रिमेनिंग हाइट किसका आता है, कॉनिकल पोर्शन का आता है। तो कॉनिकल पोर्शन में अगर हाइट की बात करें तो 15.5 में से 3.5 जाएगा, आई थिंक 12 सेंटीमीटर आएगा, इतना तो कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रैक्टिस आपको करनी होगी, आदत डालनी पड़ेगी कैलकुलेशन की। 15.5 में से रेडियस पार्ट, क्योंकि जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसमें रेडियस उसका हाइट होता है, तो 15.5 में से 3.5 माइनस हुआ
तो वैल्यू आपके पास में कॉनिकल पोर्शन की हाइट का आ गया 12 सेंटीमीटर। कॉनिकल पोर्शन की हाइट का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। अच्छा, इसके बाद में कॉनिकल पोर्शन की हाइट का वैल्यू जब 12 सेंटीमीटर है तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या है, ध्यान से देखिएगा, कॉनिकल पोर्शन की हाइट का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। अब आपके पास में स्क्वायर का आपको एरिया निकालना है, तो क्या करेंगे, CS ऑफ कोन प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर। इंपॉर्टेंट बात यही की है, वो मैं बता देता हूं। कॉनिकल पोर्शन का स्लैंट हाइट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेते हैं, बाकी फिर फॉर्मूला जब आप लगाते हो CS ऑफ कोन प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर, दैट यू हैव टू सिंपलीफाई। तो कॉनिकल पोर्शन का रेडियस 3.5 है, 3.5 का स्क्वायर, h है आपका 12 का स्क्वायर। तो 3.5 का जब स्क्वायर करते हो, देखिए बेटा याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं भी मल्टीप्लाई करता आपकी तरह। 35 इंटू 35 होता है 1225, तो 3.5 इंटू 3.5 होगा 12.25 प्लस 12 का होता है 144। तो यहाँ पे डेसिमल में, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो डेसिमल के बाद तो फिक्स हो गया कि 24 आएगा। 12 प्लस 144, 4 प्लस 2 6, 156, 4 प्लस 2 6 हो गया, 4 प्लस 1 5 हो गया, 156.25। अब कई बच्चे करते हैं डेसिमल हटाते हैं, अपॉन में 100 लगाते हैं, इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ये आपका 156.25, ध्यान से सुन लेना, अगर आपका ये नंबर 156.25 अगर किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट आंसर है, अगर इसका पॉसिबल, तो वो डायरेक्ट कैसे निकलता है, इधर देखिएगा, डेसिमल से पहले पेयर अलग बनता है, डेसिमल के बाद पेयर अलग बनता है। तो डेसिमल के बाद का पेयर है आपका 25, तो 25 का लास्ट डिजिट 5 है, तो इसका मतलब जो भी अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट आंसर आएगा उसमें डेसिमल के बाद का डिजिट तो 5 होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद जो 25, कई बच्चे सोचते हैं 25 के लिए 5 है, 25 के लिए 5 नहीं है। 25 जो भी वैल्यू है उसका यूनिट डिजिट 5 है, तो यूनिट डिजिट 5 से 5 के पॉसिबिलिटी से ही आता है, क्योंकि 5 5 ही 25 होता है, बाकी किसी कंडीशन में 5 नहीं आता है। अच्छा, डेसिमल से जो पहले का नंबर है वो 156 है, तो अगर अपने को ये डायरेक्टली आइडिया लेना है, शॉर्टकट बात करनी है कि 156 को लेते हुए कौन से नंबर का स्क्वायर 156 के कम होता है, बताओ। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का 121 होता है, 12 का 144 होता है, और 13 का 169 होता है। तो 13 का वैल्यू से कम जाएगा तो नो डाउट ये 12 से ही सेटिस्फाइड करेगा। और अगर आपको आंसर को कंफर्म करना हो, 12.5 को 12.5 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 156.25। तो अगर ये स्क्वायर रूट का तरीका शॉर्टकट उसी टाइम पे पॉसिबल है जब आपके पास में गिवन वैल्यू में परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अब कई बच्चे कहते हैं सर कैसे पता चलेगा कि परफेक्ट स्क्वायर रूट, वो तो चेक करने भी पता चलेगा ना बेटा, या तो लॉन्ग डिवीजन से पूरा हाथ से निकाल लो, और या फिर अगर पॉसिबिलिटी है कि लास्ट में 5 डिजिट, लास्ट में डिजिट 5 है, तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर रूट आंसर बन सकता है। तो इसी तरीके से करेंगे, 12 12 जब 144 होता है और 25 के लिए उसमें 5 आ गया, तो इसका स्लैंट हाइट कितना निकल गया, 12.5 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट 12.5 है, रेडियस 3.5 है, कॉनिकल पोर्शन का रेडियस हेमिस्फेरिकल का रेडियस 3.5 है, तो CS ऑफ कोन प्लस CS ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, तो स्टॉक का टोटल स्टॉय का टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आपको खुद से करना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने था स्क्रीन पे, आपने वैल्यूज लिखा और सिंप्लीफाई कर लिया। सो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। द स्टेटमेंट इन द क्वेश्चन 5 इज अ क्यूबिकल ब्लॉक, काफी इंपॉर्टेंट है इसका कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। कोई भी क्यूबिकल मतलब क्यूब जिसका साइड 7 सेंटीमीटर है, इसके ऊपर आपने एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन को माउंट किया है। सरमाउंटेड का मतलब हेमिस्फेरिकल पोर्शन को माउंट करना। अच्छा, इसके बाद में व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो जब किसी क्यूब पे अगर माउंट करोगे तो क्यूब का हर एक फेस क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर के लिए क्या बताया था स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में, क्यूब पूरे क्यूब पे माउंट नहीं होता है। क्यूब पे माउंट करने का मतलब क्या होगा कि क्यूब का जो टॉप वाला सरफेस है, उस टॉप वाले सरफेस पे आपने किसको माउंट कर दिया, हेमिस्फीयर को माउंट कर दिया। क्यूब का जो टॉप वाला सरफेस होता है उसके ऊपर किसको माउंट कर दिया, हेमिस्फीयर को माउंट कर दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो वो तो आपको पता ही है कि चाहे स्फीयर हो चाहे हेमिस्फीयर हो, द ग्रेटेस्ट डायमीटर दैट कैन पॉसिबल इज द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्क्वायर में जब सर्किल के अंदर कट करते हैं स्क्वायर के अंदर, तो क्या होता है, मैक्सिमम डायमीटर जो होता है वो उसके साइड के इक्वल ही होता है। तो यहाँ पे जितना क्यूब का साइड है उतना उस हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा। उसके बाद में पूछा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो देखिए इसका डायग्राम तो प्रॉपर बने नहीं बने, लेकिन एक रफली आइडिया मैं आपको बता देता हूं कि क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब क्या चीज है।
देखिए बेसिकली अपने 3 डायमेंशनल के अंदर क्यूबिकल ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से, बेसिक एक आइडिया बताया मैंने कि क्यूबिकल ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से आपने एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के अंदर रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अगर क्यूबिकल पोर्शन 3 डायमेंशनल में अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है तो कंडीशन क्या है कि अब यहाँ पे आपने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को माउंट किया, ठीक है। तो जब इस क्यूब के ऊपर क्यूबिकल फेस पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को माउंट करते हैं, जब इस क्यूबिकल फेस पे, थोड़ा सा डायग्राम को और तरीके से बनाते हैं बेटा ताकि थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए कंडीशन कुछ इस तरीके से है, ये आपका कोई इस तरीके से क्यूबिकल ब्लॉक है और इस क्यूबिकल ब्लॉक के अंदर, इस क्यूबिकल ब्लॉक का साइड आपका 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि इस क्यूबिकल ब्लॉक पे मैक्सिमम कितने डायमीटर का हेमिस्फीयर आप माउंट कर सकते हो। तो जो मैक्सिमम डायमीटर पॉसिबल है हेमिस्फीयर का, दैट इज इक्वल टू द साइड ऑफ द क्यूब। पहली बात तो ये, तो क्यूब का साइड अगर 7 सेंटीमीटर है तो जो हेमिस्फीयर माउंट होगा उसका भी डायमीटर कितना होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर दैट हेमिस्फीयर कैन हैव। तो आंसर में क्या लिखेंगे, मैक्सिमम, आंसर लिखना पड़ता है लैंग्वेज में, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव is equal to the side of square। मैक्सिमम जो डायमीटर हेमिस्फीयर का हो सकता है वो किसके इक्वल होगा, साइड ऑफ स्क्वायर के। साइड ऑफ स्क्वायर होने का मतलब ये हो गया, देयरफॉर डायमीटर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डायमीटर अगर 7 है तो हेमिस्फीयर का रेडियस 7/2 सेंटीमीटर, और क्यूब का साइड कितना है, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अच्छा अब एक बात कि अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि रिजल्टिंग सॉलिड का सरफेस एरिया। तो मैंने आपको पहले भी ये समझाया था कि जब ये हेमिस्फीयर माउंट होगा तो हेमिस्फीयर का जो बेस पोर्शन है, हेमिस्फीयर के अंदर जो बेस है, जो आपका सर्किल है, हेमिस्फीयर का बेस जो पार्ट है वो इस कॉनिकल, वो इस क्यूबिकल के एक स्क्वायर फेस पे माउंट हो रहा। तो सिंपल सी बात है कि 2 डायमेंशन में बात करें तो सिर्फ ये जो एक फेस है जिसके ऊपर हेमिस्फीयर का सर्कुलर पोर्शन माउंट हो रहा है और मैक्सिमम डायमीटर का अगर माउंट हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जो ऑब्जेक्ट अब आपके पास में है उसमें जो हेमिस्फीयर का सर्कुलर पोर्शन है वो तो माउंट हो चुका है, तो वो तो एरिया में काउंट होगा नहीं। हेमिस्फीयर का जो बेस पोर्शन है, हेमिस्फीयर का जो बेस पोर्शन क्यूबिकल ब्लॉक के एक सरफेस पे माउंट हो गया, एक फेस पे अगर माउंट कर दिया उसको, तो हेमिस्फीयर का जो बेस पोर्शन है वो एरिया में काउंट नहीं होगा। लेकिन एरिया में काउंट नहीं होगा, लेकिन पूरा सर्किल स्पेस को कवर थोड़ी करेगा, साइड में कुछ पोर्शन तो एरिया में बचेगा ना जिसको काउंट करना पड़ेगा। तो इसका फिर एक ही तरीका है क्या, इधर देखिए कि कैलकुलेशन कैसे सिखाया जाता है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो सॉलिड बन रहा है इसके सरफेस एरिया में कौन कौन से एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, इधर देखिएगा। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड के अंदर मैं लिख रहा हूं टीएसए ऑफ क्यूब। अब कई बच्चे कहते हैं सर टीएस ऑफ क्यूब क्यों लिया जब सर इससे ये माउंट हो रहा है। तो एक काम करते हैं ना कि जितने जितने फेस पे ये माउंट हो रहा है वो एरिया काउंट नहीं करना ना क्यूब में से, बाकी तो सारा एरिया लेना ही है। 1 फेस, 2 फेस, 3 फेस, 4 फेस, नीचे बेस में 5, पांचों फेसेस तो आएंगे आएंगे। लेकिन जो 6 नंबर जो टॉप वाला फेस है स्क्वायर का, जिसका एरिया स्क्वायर होता है, तो अपने क्या करते हैं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल के जो पर्टिकुलर एरिया जिसपे सर्कुलर पोर्शन माउंट हो रहा है किसका, हेमिस्फीयर का, उतना उतना माइनस कर देते हैं। तो क्या करेंगे, क्यूब के अंदर रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, टीएसए ऑफ क्यूब माइनस टीएसए ऑफ क्यूब में से क्या माइनस होगा, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है, फिगर आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं इरेज कर रहा हूं। तो देखिए मेरे पास में रिजल्ट एरिया क्या आएगा, टीएसए ऑफ क्यूब के अंदर से बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा माइनस, तब तो ये पूरा एरिया वो आएगा जो क्यूब से रिलेटेड है। लेकिन ऊपर एक्सटर्नली माउंट तो क्या हो रखा है, हेमिस्फीयर माउंट हो रखा है ना, तो हेमिस्फीयर का सीएसए तो लेना ही पड़ेगा। यस और नो, सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। इज इट क्लियर? सो टीएस ऑफ क्यूब आपका 6a स्क्वायर, बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर
कितना होता है सिलेंडर का, सॉरी बेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के अंदर सर्किल है, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस क्यू हो रहा है, समझ में आ गया, क्योंकि 6a स्क्वायर में इस क्यूब का स्पेस का एरिया भी आ चुका है, जबकि अपने को पता है कि जितने जितने पोर्शन पे सर्कुलर पार्ट माउंट हो गया उतना पोर्शन, ये जो व्हाइट आपको दिख रहा है ना, ये एरिया में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये माउंट हो चुका है, तो माउंट हो गया तो स्पेस को एरिया में थोड़ी काउंट करते हैं, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट में से टोटल में से पाई आर स्क्वायर माइनस होगा, लेकिन इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर माउंट है तो हेमिस्फीयर का सीएस जरूर प्लस होगा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। तो अब अगर कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं तो देखिए इधर 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, क्या कैलकुलेशन बचेगा, रेडियस तो सेम ही है ना दोनों का, तो पाई आर स्क्वायर माइनस का 2 पाई आर स्क्वायर प्लस का, तो पाई आर स्क्वायर प्लस का बचता है। कैलकुलेशन सॉल्व आपको करना है, ए आपका 7 है, 6 इंटू 7 इंटू 7, पाई 22/7 जब नहीं दे रखा होता है तो बाई डिफॉल्ट 22/7 होता है, और आर आपका है 7/2 इंटू 7/2। कैलकुलेशन है 7 7 जब 49 हो गया, 49 को 6 से करना है, तो एक बार लिख देता हूँ 6 इंटू 49, नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 7 से 7 कट हो गया 1 टाइम, 2 से 22 कट हो गया 11 टाइम, 11 इंटू 7 77/2। तो फाइनल आंसर 6 इंटू 49 में 9 6 जा 54, 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5 हो गया, 6 4 जा 24 प्लस 5 294, ये तो हो गया 294। 77 में 2 से डिवाइड करेंगे 38.5, यही आएगा 38.5 77/2, और अब ऐड कर देंगे तो 0.5 का तो 0.5 हो गया, 8 प्लस 4 12 का 2 कैरी 1, 10 प्लस 3 13 कैरी 1, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और इसी क्वेश्चन में, कि अगर एग्जाम में ये दे देता आपसे क्या, कि अगर किसी क्यूबिकल पोर्शन में से किसी हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट आउट कर रहे हो, तो किसी क्यूबिकल पोर्शन में से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट कब होगा, किसी क्यूबिकल पोर्शन के अंदर में से हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन अगर कट आउट करना है, तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करने के लिए क्या होगा, जितने रेडियस का हेमिस्फेरिकल है उतने पहले सर्कुलर पोर्शन को होल आउट करना पड़ेगा उस एक फेस में से, तो इस एक फेस में से इतने इतने पोर्शन को जब सर्किल आउट करके फिर अंदर के साइड से आपका कौन सा डिजाइन बनेगा, हेमिस्फेरिकल डिजाइन। तो अगर ये भी क्वेश्चन है और आपसे पूछे व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट किया है, तो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट करने की वजह से हेमिस्फेयर का सीएसए टीएसए ऑफ क्यू में से माइनस कर दो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके सरफेसेस हमेशा प्लस होते हैं, न कि माइनस टोटल एरिया के लिए। तो टोटल एरिया में सेम फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्योंकि पहले आप क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, लेकिन हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बनाने के लिए क्यूब के एक फेस से सर्कुलर पोर्शन कट करना पड़ेगा, जिसको आप सर्कुलर पोर्शन, सर्किल वाला पोर्शन कट करोगे तभी तो अंदर के साइड में डिजाइन क्या बनेगा कट करके, हेमिस्फेयर। तो यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, टीएसए ऑफ क्यूब में से जितना पोर्शन होल आउट किया है सर्किल का पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और अंदर के साइड का हेमिस्फेयर सीएसए 2 पाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो चाहे एक्सटर्नल माउंट करो और चाहे इंटरनल कट आउट करो, द एक्सप्रेशन विल बी रिमेन सेम। सो ऑल दीज आर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द बेसिक्स कंडीशंस ऑफ areas. In the next class again we will discuss with some new questions. Till then, take care. Thank you students.